बिलासपुर से लेकर ताइवान तक, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? क्या क्या चुनौतियाँ आई? ये सब करना मेरे लिए भी आसान नहीं है। IBC 24 जो टॉप करती है डिस्ट्रिक्ट्स में गर्ल्स को 50,000 प्रोवाइड करती हैं, तब मुझे 50,000 मिला और उसके बाद फिर मेरे को यूनिवर्सिटी एडमिशन हुआ। चैलेंजेस आए आपको भाषा में, या फिर आपने, जैसे मैंने देखा कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हैं? टैकल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, फिर मैंने उन सबको धीरे धीरे सॉल्व किया। मुझे फिजिक्स से सीधे IC डिज़ाइन में स्विच करना। तो एकदम ऐसा चैलेंज पसंद है आपको? जी मैम। कि आपके नाना रिक्शा चालक हैं, नानी घर में बर्तन मांजने जाती थी। मैंने अपनी पढ़ाई अपने नाना नानी के घर पे रह के की है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बचपन से ही अलग हो चुके थे। ये सब मेरे लिए एक ड्रीम था कि मैं वहाँ स्टडी करूँ। सेमीकंडक्टर्स, ये इंडस्ट्री आपने क्यों चुना? मुझे डीपली नॉलेज तो नहीं था, बट मेरे को पता था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो करेगी इंडिया में। ये सब चीज़ें मेरे लिए एक ड्रीम की तरह थी। मैं इन सब चीज़ों को टीवी में ही या फिर किसी से सुनती थी। बिलासपुर से आने वाली ममता ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद कभी हार नहीं माना। आज ममता न सिर्फ बिलासपुर लेकिन छत्तीसगढ़ की तमाम महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। ममता, कैसी हैं आप? जी मैम, हाउ आर यू फीलिंग? जी मैम, मैं अच्छी हूँ और मैं IBC 24 की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि IBC 24 के थ्रू ही मुझे एक ऐसा पड़ाव मिला जिसके थ्रू मैं अपने करियर पे आगे बढ़ सकी। और मैंने अपने बैचलर्स और मास्टर्स मिरांडा हाउस कॉलेज से कंप्लीट किया और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ ताइवान से। अच्छा, ममता, आप बिलासपुर से हैं, ठीक है? बिलासपुर से लेकर ताइवान तक, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? क्या क्या चुनौतियाँ आई और IBC 24 ने आपका इसमें कैसे साथ दिया? अगर आप थोड़ा सा रिकैप बता दें हमारी ऑडियंस के लिए। जी मैम, मैं बताना चाहती हूँ कि IBC 24 जो टॉप करती है डिस्ट्रिक्ट्स में गर्ल्स को 50,000 प्रोवाइड करती हैं, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि मैंने बिलासपुर ज़िले में टॉप किया, तब मुझे 50,000 मिला और उसके बाद फिर मेरे को यूनिवर्सिटी एडमिशन हुआ, क्योंकि उस टाइम पे विश्वेश सर ने मेरा पोस्ट शेयर किया था, उसके थ्रू लोगों तक कांटेक्ट किया और लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप क्या करना चाहती हैं आगे। तो मैंने बताया कि मैं कॉलेज करना चाहती हूँ, तो मेरा एडमिशन मिरांडा हाउस में हुआ। फिर मैंने वहाँ से बैचलर्स और फिर हिंदू कॉलेज से मास्टर्स किया और मैं अभी अगेन सेकेंड मास्टर्स कर रही हूँ ताइवान से। जी बिल्कुल। आपने बताया कि अभी पहले आपने मिरांडा हाउस गए और उसके बाद आप ताइवान गए, तो आपको बिलासपुर से एकदम स्विच हुआ मिरांडा हाउस में, तो आपको क्या कल्चरल डिफरेंसेस फील करना पड़ा, या फिर कोई चैलेंजेस आए आपको भाषा में, या फिर आपने, जैसे मैंने देखा कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हैं, तो कुछ आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज आई? जी, मैंने एक छोटे से शहर से अपना फर्स्ट से लेके 12th तक की स्टडी की है। तब मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और मैंने जब डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में स्विच किया तो वहाँ के लिए मुझे सारे बुक्स इंग्लिश में होते थे, तो मुझे रीड करने में काफ़ी मुश्किलें आती थी और मुझे ये सब टैकल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। फिर मैंने उन सबको धीरे धीरे सॉल्व किया और फिर मैं आगे बढ़ते गई। और वहाँ पे कल्चरल बैरियर तो था ही, क्योंकि एक छोटे से शहर से जाने वालों के लिए वहाँ पे दिक्कतें तो आती ही है, कल्चरल हो चाहे स्टडी से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो मैंने धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में घुलना, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अनुकूल किया। जी। अभी आप ताइवान में क्या कर रही हैं? किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं ताइवान में मास्टर्स कर रही हूँ IC डिज़ाइन फील्ड में। ये फिजिकल डिज़ाइन होता है, बैक एंड फील्ड। ओके। आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे पढ़ के? जी मैम, ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे इन इन क्षेत्रों में नॉलेज नहीं था और मुझे फिजिक्स से सीधे IC डिज़ाइन में स्विच करना, एक दूसरे फील्ड को चुनना और दूसरी चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं दूसरी चीज़ भी
करने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं उन चीज़ों को अपने आप पे ले रही हूँ कि मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट टास्क को करने में एक खुशी होती है। तो एकदम ऐसा चैलेंज पसंद है आपको। जी मैम। ममता, आप बिलासपुर से हैं, ठीक है। हमने आपकी स्टोरी देखी कि आपके नाना रिक्शा चालक हैं, नानी घर में बर्तन मांजने जाती थी। लेकिन उस दौरान आपने कभी सोचा कि आप ताइवान तक का सफ़र कर लेंगी, इतना आगे बढ़ जाएंगी अपने करियर में? मैम मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं इवन दिल्ली में स्टडी करूँगी। ये सब मेरे लिए एक ड्रीम था कि मैं वहाँ स्टडी करूँ, बट ये मुमकिन नहीं था। बट मुझे पता चला कि जब मैं टॉप की, कि मुझे लोगों से पता चला कि मुझे बाहर स्टडी करनी चाहिए। मैं उनके थ्रू, उनके गाइडेंस के थ्रू वहाँ पे पढ़ी, तब मुझे पता चला कि हाँ, कि बाहर की यूनिवर्सिटी काफ़ी ग्रो कर रही हैं, वहाँ से पढ़ने से करियर अच्छा होगा। तो मुझे पता नहीं था कुछ भी, बट बाद में पता चला। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स ये इंडस्ट्री आपने क्यों चुना? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारे चाहे पीएम मोदी हो या सीएम साय हो, सब लोग बहुत सारे एमओयूज लेकर आ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स ना सिर्फ फ्यूचर है बल्कि प्रेजेंट भी है, ठीक है। हर छोटी चीज़ में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो आपको ये पता था, ये जानकारी थी कि ये फ्यूचर है इस वजह से, या इंटरेस्ट आया? जी मैम, मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती थी, मुझे डीपली नॉलेज तो नहीं था, बट मेरे को पता था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो करेगी इंडिया में, क्योंकि ताइवान तो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी थी और अभी भी कर रही है। और फ्यूचर में और भी ऐसे चिप्स आएंगे जो जो काफ़ी अच्छी होगी। तो अब इंडिया भी इनमें ग्रो करेगी, मे बी 2027 तक। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया इन फील्ड पे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे काम सीखना ये अच्छा होगा। जैसे आपने बोला ना कि इंडिया और ग्रो करेगी, तो अभी क्योंकि आप सेमीकंडक्टर का इतना नॉलेज रखती हैं, तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि करंट क्या सिनेरियो है इंडिया का सेमीकंडक्टर को लेकर। हमारे पीएम मोदी भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। देश के बड़े बिजनेस लीडर्स सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है, हम ताइवान से कितने पीछे हैं और कितना आगे जाना है हमें? और आपने ताइवान ही क्यों चुना, व्हाई नॉट इंडिया? जी मैम, एक्चुअली ताइवान सेमीकंडक्टर में विश्व में फर्स्ट स्थान रखती है, इसकी वजह से मेरे को ताइवान चुनना पड़ा। और इंडिया कुछ सालों में इंडिया में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और मुझे पता है कि जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, तो 2-3 साल बाद में भी यहाँ पे भी इंडस्ट्री स्थापना हो, तो 2027 तक आ जाए आ जाए, सेमीकंडक्टर। मतलब हम चाइना के बराबर आ जाएंगे सेमीकंडक्टर्स में, आपको क्या लगता है? जी मैम, मेहनत से तो सब कुछ पॉसिबल है, तो इंडिया भी ग्रो करेगी धीरे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, तो इंडिया में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपना स्थान लेगी। अच्छा, आप अभी ताइवान में हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप फॉर यू? आप अपना फ्यूचर कैसे देखती हैं? क्या आप ताइवान में ही सेटल होके अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहती हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एमओयूज साइन हो रहे हैं। सीएम साय भी जापान में अभी रिसेंटली गए थे, उन्होंने बहुत कुछ सेमी कंडक्टर पर भी फोकस किया। तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में वैसा स्कोप आपको मिलेगा? और मतलब इससे पहले आपको इंटरेस्ट भी है छत्तीसगढ़ में आके लीड करने का, या फिर कुछ अपना सेमीकंडक्टर में भागीदारी देने का? जी मैम, ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने देश में काम करना। तो पहले तो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी फॉरेन कंट्री से, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं और उनके पास काफ़ी नॉलेज है। तो जब इंडिया में आएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो मुझे कुछ नॉलेज होगा, तो मैं वो नॉलेज अपना अप्लाई करना चाहूँगी इंडिया में, ताकि मुझे सब कुछ चीज़ें पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं इंडिया में ही आके अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहूँगी। बिल्कुल। चलो, ये तो हो गई आपकी करियर की बात। मैं एक्चुअली ममता को जानना चाहती हूँ, जो अब आपने बताया ना 25 साल की ममता, वो अभी कैसा फील करती है? क्या वो प्राउड है वो 17-18 साल की स्कूल की बच्ची की ममता के ऊपर? अ, अ, जी मैम, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ में, काफ़ी कुछ चीज़ें देखा,
क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए एक ड्रीम की तरह थी। मैं इन सब चीज़ों को टीवी में ही या फिर किसी से सुनती थी, बट अब उन चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी नया और इंटरेस्टिंग सा है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और ये IBC 24 के थ्रू है, और स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप ने मेरी पहली जो हेल्प हुई थी पैसों की, वो स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप से हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ममता आज की ममता पहली वाली यंगर ममता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। यस मैम। ओके, कोई एक चीज़ जो आप छत्तीसगढ़ की मिस करते हो अभी भी ताइवान में? एनीथिंग, मे इट बी फूड, सॉन्ग या छत्तीसगढ़ी भाषा, आपको आती है छत्तीसगढ़ी? हाँ, मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ की कल्चरल और भाषा सभी चीज़ों को फॉरेन कंट्रीज़ में मिस करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ मिलती नहीं हैं, स्पेशली खाने का, ट्रेडिशन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फूड्स, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, कल्चरल बैरियर्स। सो ये सब मुझे वहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को मिस करती हूँ ताइवान जाके। अच्छा, आपने बोला कल्चरल डिफरेंसेस भी आपको महसूस होता है, तो कभी कोई इंसिडेंट आपको लगा कि यार ये लोग मुझसे उतने अच्छे से नहीं हैं या बिहेव नहीं कर रहे हैं, चाइना के लोग, आपको कभी ऐसा फील हुआ? हाँ, मुझे ये फ़ील होता है, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, वो फ्रेंडली नहीं हैं। सो हमें जो भी अपनी स्टडी है वो खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट हमें मिल नहीं पाता है इंडिया जैसे। ओके। कई कई लड़कियां, ममता, आप शायद हजारों में से एक हैं जो इतनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इतने आगे बढ़ गई, आपके सपनों को पंख मिला और आपने बहुत ऊंची उड़ान भरी। लेकिन अभी भी आपको देख रही होंगी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियां, तो वो जो निराशा महसूस कर रही हैं कि हम इतने आर्थिक तौर पर इतने सक्षम नहीं हैं, हम शायद अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी या उन लड़कियों को आप कुछ बताना चाहेंगी, बोलना चाहेंगी? जी, मैं बोलना चाहूँगी कि हमको किसी भी हालत पे निराश नहीं होना है, क्योंकि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल होता है। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अपने गोल पे फ़ोकस रहो, और जो भी करना है वो करते रहो, तो हमको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगा। हमने आपके नाना नानी के बारे में बात की, आप थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं। कुछ कोई सिबलिंग है आपका? घर पे कैसा माहौल रहता था? जी, एक्चुअली मैंने अपनी पढ़ाई अपने नाना नानी के घर पे रह के की है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बचपन से ही अलग हो चुके थे, तो मैं अभी भी अपने नाना नानी के पास ही रहती हूँ। ठीक है। अभी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं? जी, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलता है। वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं कि तुमको ये चीज़ करना है तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो उनके थ्रू भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। आप जब अपनी जर्नी को देखती हैं ममता, तो एक कोई ऐसी मेमोरी या कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से कि अब आपको लगा कि यार अब तो मैं शायद आगे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने वो कर दिया, वो फियर को ओवरकम कर दिया? कोई एक ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में? अ, जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये सब करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, बट मैं उन सब चीज़ों को सॉल्व करते धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई, क्योंकि एक छोटे से शहर से निकल के बाहर सिटीज़ में पढ़ना, और पैसे की दिक्कत होते हुए भी स्टडी को सॉल्व करना, ये सब काफ़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, आर्थिक दिक्कतें। तो मुझे एक मोमेंट लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और मुझे अपना स्टडी यहीं रोकना पड़ेगा आफ्टर मास्टर्स। बट मुझे एक चंद्रदीप सिंह सर हैं, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मेरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, एडमिशन के लिए हेल्प किया। सो उनके थ्रू मैं ताइवान चली गई, और ताइवान जाके भी मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि मैं अपना पढ़ाई वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, फूड की दिक्कत है, रहने का भी दिक्कत है और लैब इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं होता है कि आपको नई चीज़ें सीखने में हेल्प मिले क्योंकि सारी स्टडी एंड ऑल चाइनीज़ में होती हैं। सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे भी दिक्कत है। तो अभी आपने चाइनीज सीख लिया या सीख रही हो? मैंने चाइनीज़ थोड़ी सीखी है ओनली कम्युनिकेशन के लिए। अब मैं आगे ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी चाइनीज़ इम्प्रूव कर पाऊँ ताकि मैं जॉब के लिए वो मुझे हेल्प करे। बिल्कुल ममता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बस कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि यू हैव अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल स्माइल, और हमेशा ये स्माइल बरकरार रखिए और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की बेटियों को ऐसे ही प्रेरित करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट ममता। तो ये थी हमारे साथ ममता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ममता से कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।